हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य क्लासेस। हमने आपको वैदिक काल के बारे में बताया था। वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का वीडियो हमने पहले अपलोड कर चुका है और अभी हम आपको बताते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक होता है। उत्तर वैदिक काल में क्या चेंजिंग आई? सबसे जरूरी चीज ये हम आपको बता दें, उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल से डिफरेंस था। क्यों अलग था? क्योंकि इसमें 1000 के आसपास जो है लोहे की खोज हुई। किसी को जो लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज से क्या हो गया? लोहे की खोज से कृषि के लिए हल बने। ठीक है, तो कृषि में लोग कृषि करने लगे। तो कृषि करे तो उनके पास खाने से अधिक अन्न बचने लगा, तो उससे क्या हो गया, वो उसको बेचने लगे। तो अब उनका मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? कृषि हो गया। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो गई, और जब फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाती, किसी का आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था जहाँ की सही होती है, वो हर क्षेत्र में आगे जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम व्यवहार बना पाएंगे, पैसा होगा तो हम धार्मिक कार्य कर पाएंगे। अगर हमारे पास कुछ अपने से बचता है तभी तो हम दान पुण्य कर पाएंगे, यज्ञ कर पाएंगे, कर्मकांड होगा, हर चीज होगा। तो अगर ये कृषि से आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो गई, इसलिए पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल अलग हो गया। और क्या क्या चेंजिंग आई? हमको अब पूरा नहीं पढ़ना, आप जानते हैं सारे एग्जाम आ रहे हैं, इसलिए मेन पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आते हैं, इस वजह से, और जो टीजीटी पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उस तरह से हमको अपनी तैयारी करनी है, हमको अपने एम पे फोकस करना। ओके, नाउ स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट राजत्व की दैवीय उत्पत्ति की अवधारणा आई। राजत्व की दैवीय उत्पत्ति की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में आई। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्या? राजा के क्षेत्र बढ़ गए। राजा के क्षेत्र बढ़ गए तो क्या हुआ? सभा समिति विदर जो है, इनके क्षेत्र सीमित हो गए। 4 वर्ण उत्तर वैदिक काल में, 4 वर्ण पूर्व वैदिक काल में जो थे, क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनको हम कर्म के अनुसार करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में ये जात के अनुसार से ये लोग विभाजित हो गया। जैसे ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण कुल में जिसने जन्म लिया वो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय में जिसमें जन्म लिया क्षत्रिय हो गया, वैश्य में जिसमें जन्म लिया वो वैश्य हो गया, शूद्र में जन्म लिया शूद्र हो गया। शूद्र जो है सबसे निम्न जाति के कहे गए, और उनका ये कहा गया है कि शूद्र जो होते हैं वे क्या करते हैं? वे इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए उत्पन्न हुए हैं। तो वर्ण व्यवस्था जो है बहुत जटिल हो गई इस काल में। परिवार कैसा था? परिवार पितृ सत्तात्मक परिवार था। कैसा परिवार था? पितृ सत्तात्मक, मतलब पिता जो है परिवार का हेड होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई। पूर्व वैदिक काल में हमारी महिलाएं जो थी वो क्या करती थी? वो हर कर्म कांड में अपने पति के साथ, अपने गुरु के साथ भाग लेती थी। लेकिन अब जो है उन्हें वो अधिकार नहीं दिया गया। अब वे भाग यज्ञ में नहीं ले सकती थी। और क्या चीज था? लेकिन एक था कि अभी भी विधवा विवाह होते थे। ठीक है, उनको पुनर्विवाह करने की इजाजत थी। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, ये सब उस समय था। मतलब महिलाओं की स्थिति में गिरावट हो गई थी। इसका देखिए, इसके हमको उदाहरण कहाँ से मिलते हैं? उदाहरण हमको यहाँ मिलते हैं इसके ऐत्रेय ब्राह्मण से। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्री जो है सभी दुखों का कारण है। पुत्री क्या है? सभी दुखों का कारण है। मैत्रेय संहिता में भी हमें मिलता है। मैत्रेय संहिता में कहा गया है, जिस प्रकार सुरा और पाशा है, उसी प्रकार से स्त्री भी सबसे बड़ी बुराई। सुरा मतलब शराब होता है, पाशा मतलब जुआ होता है। तो जिस तरह शराब और जुआ जो है बुरी आदतें हैं, उसी तरह स्त्री भी है बुरी आदत हो गई है। इससे हम जान सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हो गया था। गोत्र, क्वेश्चन बनते हैं कि स्टूडेंट की गोत्र व्यवस्था कहाँ से आई? गोत्र शब्द आपने सुना होगा, जब हम शादी करते हैं तो कहते हैं ये हमारे गोत्र का है, उसी में हम शादी करेंगे। तो गोत्र व्यवस्था सबसे पहले उत्तर वैदिक
काल में आई। किस में आई? उत्तर वैदिक काल में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये गोत्र व्यवस्था जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि गोत्र शब्द कहाँ आया गया है। गोत्र शब्द उत्तर वैदिक काल से लिया गया है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय जैसे हमने पहले बताया, उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय कृषि था। आश्रम व्यवस्था यहाँ शुरू हो गई थी। आश्रम व्यवस्था क्या थी? आश्रम व्यवस्था की जैसे हम लोगों ने उन लोगों ने क्या किया था कि एज को 100 में से 100 को जो है कि हमारी एज जो है 100 साल की है, तो उसको डिवाइड किया था 4 पार्ट में। क्या क्या था वो? ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम को 0 से 25 वर्ष, इसमें क्या होता था? इसमें शिक्षा दी जाती थी। मतलब 0 से 25 वर्ष तक क्या करते थे लोग? शिक्षा ग्रहण करते थे। ओके, नेक्स्ट है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक। इसमें क्या था? इसमें लोग अपने परिवार को पालन पोषण करते थे। गृहस्थ आश्रम को सबसे इम्पोर्टेंट आश्रम कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जब अब हम लोग बच्चे उत्पन्न करते हैं तो पितृ ऋण से मुक्त होते हैं, मतलब पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पूजा पाठ ही सब करते हैं, अपनी सपत्नी सब लोग करते हैं, तो क्या होता है? देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। मतलब इस तरह से गृहस्थ आश्रम सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि चारों आश्रम में से कौन सा आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है? तो कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। तीसरा हमारा था वानप्रस्थ आश्रम। 50 से 75 वर्ष तक। 50 से 50 ये क्या करते थे? ये तो छोटे बच्चे थे। पहले आश्रम के पहला आश्रम क्या था? ब्रह्मचर्य आश्रम। वानप्रस्थ वाले लोग ये ब्रह्मचर्य आश्रम के बच्चों को पढ़ाते थे, ये उनका काम था। संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में का मतलब है कि वो एकांतवादी होते थे, पूजा पाठ करते थे, मतलब भगवान में लीन हो जाते थे। तो संन्यास आश्रम सबसे अंतिम आश्रम हमारा है, जो कि 75 से 100 वर्ष तक का है। अब हम चलते हैं। और यहाँ क्या था? जब इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, तो कृषि में हमने आपको बताया कि लोहे की खोज हो गई, इसीलिए कृषि जो है बहुत ही उत्तम कृषि इन लोग करने लगे। और इन लोगों के पास खाने से अधिक अनाज बचने लगा, जिसको ये लोग बेचने लगे, तो इनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। अब देखिए, कृषि में लोहे की खोज। लोहे को क्या कहा इन्होंने? लोहे को उन्होंने श्याम अयस्क कहा। क्या कहा? श्याम अयस्क। हल को शीर कहा जाता है। हल को शीर कहा गया। और कृषि भूमि जो थी, कृषि योग्य जो भूमि थी, उसको क्या कहते थे? सीता कहते थे। क्या कहते थे? सीता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम ये नोट डाउन कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल को शीर कहा और कृषि भूमि को सीता कहा। चित्रित धूसर मृदभांड इस युग की प्रमुख व्यवस्थाएं। चित्रित धूसर मृदभांड। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटे हुए नाव से की गई है। ये पूछते हैं, आपने एग्जाम दिए होंगे, एग्जाम में पूछा गया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में भी डाला था इसको। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरा पहले का वीडियो देख लीजिए। यम नचिकेता संवाद, ये हमको कठोपनिषद में मिलता है। गार्गी या बोला कि संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अब हम आते हैं विवाह पे। यहाँ 2 प्रकार के विवाह है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है? वर उच्च कुल का होता है और कन्या निम्न कुल की होती है। और प्रतिलोम विवाह में क्या होता है? कन्या उच्च कुल की होती है और निम्न कुल का होता है। ओके स्टूडेंट्स, और आपको बताते चले कि ये जो है या इसके सारे जितने भी पॉइंट दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और वैदिक काल के हमने आपको 4 वीडियो डाले हैं। एक तो हमने सामान्य परिचय दिया,
उसके बाद वैदिक काल 2 पार्ट में डिवाइड था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ओके, और एक हमने आपको दिया था जो इसमें आते रत्निन आते हैं, तो रत्निन क्या होते हैं, कितने आश्रम है, ये सब हमने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था। आप ये सारे अच्छे से देखिए, समझिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय। आज